हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला जो पोर्शन है, जिसका नाम है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेजॉरिटी पोर्शन, अगर डेरिवेशन वाइज हम बात करें, अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल का डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आता है तो हाईली चांसेस हैं कि आपका डेरिवेशन गॉस लॉ में आएगा। और सीबीएसई में खास तौर पे ये देखा गया है, और शायद उत्तराखंड बोर्ड भी अब इस तरीके से ट्रेंड ले रहा है कि जो फाइनली आपके 3 या 4 5 नंबर के जो आपके पीछे आंसर क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आपका सबसे लास्ट वाला सेक्शन होता है जिसमें कि बड़े आंसर्स के डेरिवेशन होते हैं, उसमें एक डेरिवेशन गॉस लॉ का गारंटीड रहता है। ठीक है, तो गॉस लॉ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर एक डेरिवेशन, यहाँ लगभग 4 से लेकर 5 डेरिवेशन है। हर डेरिवेशन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि मैं सारे डेरिवेशंस के बीच में इंटरलिंक करके लेके आया हूँ, जिससे आपको कोई भी डेरिवेशन पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप एक डेरिवेशन को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप सारे डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हमें बात करनी है कि व्हाट इज़ गॉस लॉ। देखिए, गॉस लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। पहली बात तो अपने को समझना है कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, इसी को फ्लक्स कहते हैं। पासिंग थ्रू सरफेस या क्लोज सरफेस जो कहना आपने, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं। पहली चीज़ हमें समझे। दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक सरफेस है। इस सरफेस से बहुत सारी ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा पाएंगी उन्हीं की काउंटिंग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहली बात तो ये भी यहाँ पर नोट कर लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, इसको फाई से डिनोट करते हैं, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस से देखा जाएगा। ओपन सरफेस से क्यों नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो ओपन सरफेस होता है वो तो एक इन्फिनिटी सरफेस होता है, और इन्फिनिटी सरफेस में आप कैसे काउंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही मोबाइल है, ये क्लोज सरफेस है क्योंकि ये फिक्स्ड एरिया वाला है। वहीं अगर ये ओपन सरफेस होता तो ये तो ऊपर को भी इन्फिनिटी पे लंबा होता और ऐसे इन्फिनिटी पे चौड़ा होता, तो हम तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट कर ही नहीं सकते थे, चाहे हम इंटीग्रेशन लगाए या कुछ भी लगाए। क्योंकि वो इंटीग्रेशन अगर हम लगाते भी हैं तो कैसा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। पक्की बात। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आता है उसके बगल पे गोल यहाँ पर एक ऐसा साइन आ जाता है जिसको कि कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। और यकीन याद रखिएगा कि जो क्लोज इंटीग्रल होता है, क्लोज इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में कोई अंतर नहीं होता, सेम रूल लगते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। और आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कौन सा थीटा आता है, कॉस थीटा। तो ये क्या बोल रहा है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। अब ये इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर का। और दूसरी बात, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस में आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका एक डायग्राम नहीं देखेंगे। मान लो मैं यहाँ पर एक रैंडम डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर अमीबा बना देता हूँ। बायो वाले कहते हैं हमारे एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, तो हमने एक अमीबा बना दिया। इस मान लीजिए कि इसके अंदर जो चार्ज है Q1 है, ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है एक बाहर पे, और यहाँ पर एक चार्ज है इसका नाम Q3 है, और मान लीजिए माइनस में। ठीक हो गया, और यहाँ पर एक Q4 है। तो हम जब फाई निकालेंगे ना, हम लेंगे 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, यानी कि सिर्फ वही चार्ज लेंगे जो क्लोज सरफेस के अंदर आता है। यानी कि हम क्या लेंगे, Q1 प्लस Q3 को किस में लेंगे, माइनस में, से विद साइन लेते हैं, प्लस Q4 ऑलरेडी प्लस में तो सीधे लिख देंगे, एंड दिस विल बी अवर आंसर। आई बात समझ में। तो यहाँ पर तक हमने गॉस लॉ को पढ़ लिया, हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। और जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है वो कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा किसके, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, यानी कि उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। ये आप सिंपली याद कर सकते हैं, फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। ठीक है, तो अब एग्जाम में आता है कि भाई इसको प्रूफ कीजिए।
अब हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। अगर हम प्रूफ की बात करें, सीबीएसई में सिर्फ 1 या 2 बार आया हुआ है, सिर्फ 5-6% चांस है कि आपका सीबीएसई में गॉस लॉ प्रूफ करने को आएगा, और उत्तराखंड बोर्ड में अराउंड 50% चांस है कि गॉस लॉ प्रूफ करने को भी आ सकता है। तो यूके बोर्ड वाले तो इसको बड़े ध्यान से देखें। मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है क्यू, हमें आर डिस्टेंस पे निकालना है कि कितना इसमें क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस से इसको क्लोज कर दिया। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो जो कोटेशन होता है, कोटेशन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि वो बच्चे जो रिवीजन के तौर पे आ रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी कोटेशन लिखा हुआ है, ठीक है, जो पहले इंग्लिश में लिखते हैं। और ऐसे बच्चे जो पहली बार डेरिवेशन देख रहे हैं या अभी तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उनको आप कोटेशन लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने देर वो कोटेशन याद करेंगे उसके बदले वो कुछ नए डेरिवेशंस को याद कर सकते हैं। बाकी हाँ, कोटेशंस क्या होता है, जो हम डेरिवेशन में फिगर बनाए होते हैं उसी को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करना क्या होता है, कोटेशन। तो मैं एक बार यहाँ पर ओरली बोल लूँगा, अगर किसी बच्चे को उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके या स्लो डाउन करके आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो कोटेशन क्या होगा, कंसीडर ए प्लस चार्ज क्यू, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट पी, ठीक है। मान लीजिए दिस इज पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्फीयर। नाउ कंसीडर अ एलिमेंट, मान लो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, मैं इतने में पूरा ऑपरेशन लगाऊंगा, जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। एलिमेंट जिसका नाम है डी एस। अब डी एस हुआ एरिया वेक्टर। अब कई बच्चे बोलते हैं अरे एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर जस्ट क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लीजिए मोबाइल है, अगर मुझे इस पर एरिया वेक्टर निकालना हो तो दिस इज द एरिया वेक्टर। अगर ये हमारा मोबाइल है, ठीक है, अब एरिया वेक्टर निकालना हो तो दिस इज द एरिया वेक्टर। पक्की बात। तो एरिया वेक्टर इज जस्ट अ लाइन और जस्ट अ वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका डीएस वेक्टर भाई ऊपर को ही क्यों गया, क्योंकि हम क्लास 9th में सीख के आए हैं कि कोई भी जो नॉर्मल होता है स्पेयर पे वैसे सेंटर से जाता है तो ऐसे हमेशा 90 बनाता है। और एरिया वेक्टर भी सरफेस के साथ कितना डिग्री बनाता है, 90। इसीलिए मैंने एरिया वेक्टर को ऐसे लिया, डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जाएगा, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर को जाता है, E। पक्की बात। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जैसे ई जा रहा है वैसे ही डीएस भी जा रहा है, यानी कि ई और डीएस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि ई और डीएस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो देखें, सिंस फाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब मैं अगली बार से डॉट नहीं लिखूंगा, हाँ, किसी भी डेरिवेशन में मैं सीधा ये फॉर्मूला लिखूंगा, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे इस डॉट को हटाते हैं तो कौन सा थीटा आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। अब मैंने अभी बोला कि जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में डी एस है, इसका मतलब जो एंगल है उनके बीच में वो क्या है, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज 0, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर बताइए, फाई इक्वल टू, देखो ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो पहले तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको थोड़ी देर बाद लिख देंगे, ई अंदर क्या बचेगा, डी एस कॉस 0। और आपको पता है कि जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है। तो क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, मैंने बता रखा था। मान लीजिए क्यू चार्ज है, हमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, पी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के, ठीक है। के कितना होता था, चलो पूरा ही लिख दो, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 मान लिख दीजिएगा, हाँ, Q1 Q2 फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस E बराबर के, या ऐसा लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, E ड्यू टू, सेम टू सेम लिखना आपने, चार्ज Q एट P। तो क्या बन जाएगा E का फॉर्मूला आपका, यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, दूरी कितनी है,
कैपिटल आर स्क्वायर। पक्का? अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से ई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पुट ई इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना बन जाएगा, फाई इक्वल टू ई के बदले कितना रख दो, 1/4 क्यू अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन क्या बचा, ds। ये ds का मतलब क्या हुआ, ds का मतलब हुआ बहुत छोटा एरिया, और इंटीग्रेशन चीज़ों को हमेशा बड़ा करता है। तो ds अगर बहुत छोटा एरिया है तो ds का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, s। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो ds बोले तो बहुत छोटा एरिया, ds का इंटीग्रेशन s बोले तो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया बोले तो एरिया ऑफ दिस स्फीयर। और क्लास 9th में पढ़ के आए हैं एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। पक्की बात? तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताएंगे, अगर हम यहाँ से देखें तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ds का इंटीग्रेशन था s और s के बदले कितना लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। जो चीज़ें कट हो सकती है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं स्क्वायर लिखना भूल गया था, ठीक है। जो चीज़ें कट हो सकती है उनको देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हुआ, 4 पाई से 4 पाई कट हुआ, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, फाई इक्वल टू ऊपर बचा क्यू और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट विच वॉज अवर एक्सप्रेशन। ये तो गॉस लॉ कहता था कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ब्रैकेट में डाल देंगे और यही हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। आया समझ में? तो बहुत इजी लैंग्वेज में हमने इस डेरिवेशन को कर दिया। अगर किसी को डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो उनके लिए मैं टेक्निक बताता हूँ। कई सारे बच्चे कहते हैं कि हमको एक बार में कई बार होता है कि डेरिवेशन समझ में नहीं आता है। अगर मैं इसको यहीं समझाऊंगा तो बातों ये चीज़ तो मैं वही समझाऊंगा, बट वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ डेरिवेशन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, तो अगर आपको कोई डेरिवेशन नहीं आता है पहली बार में तो आप मेरे सामने बनाइए मेरे साथ साथ में, बट उसके अगली बार आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाइए और एक बार 1.5x में 1.75x में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपको लिखने का प्रेशर नहीं है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। या पहली बार आप एक काम कर लीजिए कि अच्छे से देख लीजिए, दूसरे राउंड में आप उसको लिख लीजिए। आपको 2 राउंड तो देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आपका बाद में बहुत टाइम इसमें बच जाएगा। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और उसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज, या चार्ज को आप लाइन चार्ज भी कह सकते हो, और कई बार एग्जाम में इसे वायर से भी लिखा आता है। अब भाई ये कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। सीबीएसई में और उत्तराखंड बोर्ड में अगर कोई एप्लीकेशन के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं तो वो इसके हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। मान लीजिए एक लाइन चार्ज है ऐसे, ठीक है। एक लाइन को ढकने के लिए जो सबसे बेस्ट apparatus होता है लाइन का ही जैसा, वो कौन होता है, सिलेंडर। तो मैंने लाइन को किससे ढक दिया, सिलेंडर से। लाइन से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को निकलती है बताए, हमेशा ऊपर को निकलती है, हमेशा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी और ऑलवेज कहाँ को होंगी, ऊपर की ओर। चलो ये चीज़ हमने सीखी। अब मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, याद रखिए। ये देखिए, मान लीजिए कि ये है, ठीक है। ये हमारा एक सिलेंडर है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर को है, तो इस कैप में देखिए, तो इस कैप का एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, ऐसे बाहर को, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को है, ऊपर को। देखो एरिया वेक्टर कहाँ को है, बाहर को। ये DS3 में लिखिए, क्योंकि ये मैं कॉपी पेस्ट करके लेके आया हूँ इमेज को, तो उसने अपने हिसाब से बनाया था। हम इसे DS लिखेंगे, जबकि ई कहाँ को है, ऊपर को है। ऐसे राइट कैप में देखिए, आपका DS कहाँ को होगा, बाहर को, जबकि ई कहाँ को है, ऊपर को। तो सेम यहाँ पर भी देखिए, आपका DS है बाहर को, जबकि ई कहाँ को है, ऊपर को। बट वहीं अगर सरफेस में देखते हैं तो ई तो ऊपर को ही है, वो तो फिक्स है, बट अभी DS भी कहाँ को है, ऊपर को। DS क्या है, एरिया वेक्टर। अभी 2 मिनट पहले मैंने पढ़ाया कि एरिया वेक्टर हमेशा कितना डिग्री बनाता है सरफेस के साथ, 90 डिग्री बनाता है। तो तीनों जगह समझे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, अब देखो
हम यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन करेंगे, पहला एक लेफ्ट कैप, एक राइट कैप और एक सरफेस। बट डेरिवेशन को शॉर्ट बनाने के लिए अगर आप लेफ्ट और राइट कैप में देखें तो दोनों जगह ई और डी एस के बीच में कितने का एंगल है बताइए, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम इन दोनों कैप को अलग अलग सॉल्व ना करके एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। आई बात समझ में? तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्लक्स ड्यू टू कैप, कैप्स, ठीक है। कैप्स की वजह से क्या क्या फ्लक्स आता है, तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और जब डॉट हटता है तो क्या लगता है, ई डी एस कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पर बोला कि कैप में ई और डी एस के बीच में कितने का एंगल दिख रहा है भाई, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज कितना है, 90 डिग्री। तो इसको फाइव वन कह लीजिए। हाँ, तो फाइव वन बराबर कितना हो जाएगा, फाइव वन बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं जो कि कितनी होती है, जीरो होती है। और जैसे ही हम कॉस 90 जीरो रखते हैं तो हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है यानी कि फाइव वन है, ये पूरा एक्सप्रेशन कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, और हम इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। आया, देखो कितना इजी था, कैप की वजह से कर दिया। अब हम हेडिंग डालेंगे फ्लक्स ड्यू टू सरफेस। अब हम डालेंगे फ्लक्स ड्यू टू सरफेस। अगर हम सरफेस वाले पार्ट में देखें, ठीक है, तो हम इस फ्लक्स को क्या मानते हैं, फाई टू बराबर अगेन हम लिखेंगे ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका डी एस भी कहाँ को है, ऊपर को, और ई भी कहाँ को है, ऊपर को। तो इसका मतलब क्या होगा कि हेयर अगेन एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर, क्योंकि दोनों ऊपर को है तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री की, क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इस 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ से देखिए, फाइव टू बराबर, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है डेरिवेशन, बहुत ही ज़्यादा टफ, वो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की जो अपनी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वन। अभी हम ई की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, हाँ, क्योंकि हम ई ही निकालना चाह रहे हैं कि एक लाइन चार्ज की वजह से ई कैसे कितना होता है, ठीक है। तो फाइव टू बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, देखो एक काम करते हैं, ई को बाहर ले आते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन अपने पास क्या बचेगा, डी एस, और डी एस का इंटीग्रेशन कितना होता है, एस, डी एस का इंटीग्रेशन एस। अब बात आई कि भाई एस की वैल्यू कितनी रखें, मान लीजिए कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। अब जो आप एस रखते हैं ना, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम एस क्या रखें। एस क्या है, देखिए ये मेरा एक सिलेंडर था जिसके मैंने दोनों कैप पहले सॉल्व कर लिए, तो अब बचा क्या, सिर्फ ये वाला सरफेस एरिया। और आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि अगर ये कॉक का डब्बा होता है, जैसे अगर मैं उसके दोनों क्या निकाल दूँ, दोनों साइड के कैप निकाल दूँ, तो जो खोखला डब्बा बचेगा उसको कहते हैं सी एस ए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आप एस में आप टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे क्योंकि आप कैप को पहले ही हटा चुके हो, आप क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। तो एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। और अपने को पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर का सी एस ए होता है वो होता है 2πr/h आर। अब ये सिलेंडर की अगर ऐसे खड़ा करके होता तो हम इसकी हाइट लेते, क्योंकि ये ऐसे करके झुका हुआ है तो हम हाइट ना लेके हम इसकी क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। तो 2πr/h के बदले हम लिख देंगे 2πr/l। पक्की बात। तो यहाँ से अपना जो फाई टू निकलेगा तो वो कितना हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ से जो अपना फाई टू निकलेगा वो हो जाएगा ई इंटू 2πr/l, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे नेट फ्लक्स। हम लिखेंगे नेट फ्लक्स थ्रू
होल गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस की वजह से अपना नेट फ्लक्स क्या आएगा। अब इसमें हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, हम कैप को भी इंक्लूड करेंगे और हम सरफेस को भी यानी कि सी एस ए को भी इंक्लूड करेंगे। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, फाई वन प्लस फाई टू, यानी कि फाई इक्वल टू 0 प्लस ई इंटू 2 पाई RL। तो यहाँ से हो गया फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई RL, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर एक्स। इसको इक्वेशन एक्स, एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो अब बात समझिए, अब मैं एक मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेन पॉइंट पे क्या आता हूँ कि गॉस लॉ का यूज क्या होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि गॉस लॉ है क्या, और हमने हेडिंग भी क्या डाल रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो हम एक्सियल और इक्वेटोरियल के टाइम पर सीख गए थे। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपना फॉर्मूला होता है वो तो कितना होता है बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और वो यूनिवर्सल फार्मूला होता है, तो उससे तो सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो आखिर अभी हमको क्यों पढ़ा रहे हैं। असल में बात यह है कि जो गॉस का लॉ है वो क्या करता है पता है, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसको ईजी कर देता है। आप चाहें तो जो ओ वाला फॉर्मूला होता है कि ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², इससे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पर उसके लिए आपके पास उतना ही IQ होना चाहिए, उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए। तो कई बार तो क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपका क्या ले लेते हैं, 5-5 10-10 पेज ले लेते हैं जब आप IIT JEE एडवांस के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए गॉस ने अपना एक मेथड लिया था। कई बच्चे तो यही नहीं समझ पाते आखिर हम गॉस का लॉ क्या पढ़ते हैं। अगर बाई चांस हमें अपना कान पकड़ना हो तो हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं और ऐसे पीछे से घुमा के भी पकड़ सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से गॉस का एक तरीका और है। तो क्या गॉस ने अगर इतना अच्छा तरीका दिया तो क्या हम जो पुराने तरीके सीखे हैं उसको भूल जाए। नहीं, हम उसको नहीं भूल सकते, क्योंकि दिक्कत इस बात की रही कि जो गॉस का फॉर्मूला है वो हर टाइप के क्वेश्चन में नहीं लग सकता है, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में लगता है। और जहाँ पर लगता है वहाँ पे आंसर विद इन सेकेंड दे देता है। कैसे देखो, पहले से अगर किसी को लाइन चार्ज की वजह से निकालना होता था ना तो उसको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता था। मैंने तो फिर भी इसको शॉर्ट मार दिया, ठीक है। और अदरवाइज इसको और ज़्यादा लंबाई कैलकुलेशन होता है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो इसको बहुत ईजी करके ले जा रहा हूँ। बट गॉस ने क्या किया पता है, इस कैलकुलेशन को एक लाइन की बता दी। गॉस ने बोला भाई ऐसा कुछ मत करो, तुम एक काम करो कि जो फाई होता है ना वो क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये बात ही खत्म कर दी। ये किसने बोला, अकॉर्डिंग टू गॉस। सोचो तो जरा, यानी कि मैंने जितना पूरा इतना ही कैलकुलेशन किया, ये उसके बाद ये पूरा का पूरा गलत हो गया। गलत हो गया इन द सेंस फालतू टाइम लग गया, क्योंकि गॉस ने बोला था फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब समझ में आ रही गॉस के थ्योरम की रिलेवेंस। तो ये क्या कर देता है, चीज़ों को शॉर्ट कर देता है। तो अब सोचो, जो मैंने मेहनत की थी पूरी वो तो गलत नहीं थी, वो तो यूनिवर्सल मेथड था, और यूनिवर्सल मेथड तो कभी गलत ही नहीं हो सकता। इसका मतलब इक्वेशन एक्स सही है। और वही इक्वेशन वाई की बात करूँ, ये गॉस का मेथड था और गॉस साइंटिस्ट था, उसका मेथड भी सही होगा भाई, पक्का। हम तो बच्चे हैं, हमको तो सिर्फ सवाल बनाने हैं। तो अगर हमारा ये वाला लंबा वाला यूनिवर्सल मेथड भी सही है और गॉस का मेथड भी सही है, तो हम क्या दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फाई की ही वैल्यू है। तो इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू क्या रख दो, इक्वेशन वाई, तो ई इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, इसको खूबसूरत बना देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ई इक्वल टू, देखो Q/, एक काम करो क्यू नहीं लेता हूँ इसमें, पहले ऐसे करके बना देता हूँ इसे। फाई इक्वल टू, देखिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आर लिख देता हूँ, और ऊपर क्या बचा हुआ है मेरा क्यू, और नीचे एल लिखता हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, ये पूरा का पूरा पकड़ के ना मैं नीचे पे ले गया, बस आगे पीछे लिख दिया मैंने अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं लैम्डा का। लैम्डा क्या होता है पता है, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, आप सिर्फ लिख दीजिए चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि जो इतनी पूरी वैल्यू है,
इतनी पूरी वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूँ, लैम्डा कह सकता हूँ। तो ई बराबर हमारा जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्यू बाई एन को लैम्डा का है तो ऊपर कितना लिख दो, लैम्डा, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। आई बात समझ में? आई होप पहला डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्यू बाई एल को लास्ट में क्या कहा है मैंने, लैम्डा का है, ठीक है। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज क्यू बाई एल, दिस इज माई क्या, लैम्डा। पक्की बात? चलिए बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, एक बार हम लॉन्ग मेथड से ले गए और लॉन्ग मेथड से हमने क्या निकाला, टोटल फ्लक्स निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, हमने गॉस का थ्योरम लगाया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसको इक्वेशन वाई माना। एक लॉन्ग मेथड, एक गॉस की मेथड। क्योंकि लॉन्ग मेथड यूनिवर्सल मेथड है, वो गलत नहीं हो सकती, तो वो तो ठीक होगी इक्वेशन एक्स। और गॉस भाई साइंटिस्ट था, वो कैसे गलत हो सकता है, इक्वेशन वाई भी ठीक होगी। तो अगर दोनों ठीक है तो दोनों को इक्वेट कर दिया और किसकी वैल्यू निकाल दी, ई की। और फाइनली लिखिएगा क्यू बाई एल को लैम्डा कहते हैं, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। आई होप पहला डेरिवेशन आपको अच्छे से आया होगा। अगर डेरिवेशन उतार दिया है तो एक बार और देख लीजिए इसको जल्दी से, 2x में या 1.5x में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। उसके बाद हम आप नया डेरिवेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर। अब जो हम स्पेयर की बात कर रहे हैं ना, तो स्पेयर में हम 3 जगह पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आउटसाइड, फिर पढ़ेंगे एट सरफेस, फिर पढ़ेंगे इनसाइड। एट सरफेस वाला सिलेबस में दिया तो नहीं है, बट पढ़ना बहुत जरूरी है। और वैसे भी सिर्फ एक लाइन का डेरिवेशन है, बेस्ट डेरिवेशन बताने वाला हूँ उसका, सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे इनसाइड द स्पेयर, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको एक स्पेयर दिख रहा है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का अपना सॉलिड स्पेयर है, ये मान लो मेन स्पेयर है अपना, ठीक है। और इस पर मैं कुछ चार्ज को यहाँ पर दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ, और मान लो ये मेरा चार्ज है। एक मिनट, देखिए मान लीजिए कि इसमें मैं प्लस चार्ज दे देता हूँ पूरे को, और जो ये है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। अब मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे निकालनी है, पी पॉइंट पे। अब जो मेरा प्लस वाला, मान लो इसको प्लस वाला स्पेयर कहूँगा अब इससे मैं, जिसमें मैंने, सॉरी, रेड वाला स्पेयर कहूँगा जिसमें मैंने रेड कलर का चार्ज लिख रखा है। अब जो पी पॉइंट है वो रेड कलर वाले चार्ज से कितना दूर है, देखो उसके सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे है। तो सोचो कैपिटल आर से कितना है, सिर्फ इतना, जबकि स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है ना कि जो स्मॉल आर है वो बड़ा है कैपिटल आर से, इसीलिए मैंने लिखा है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यानी कि स्मॉल आर वो है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और कैपिटल आर वो है जो कि जो ओरिजिनल हमारा स्पेयर है, जो कि गिवन स्पेयर है, उसका रेडियस है। तो हमें रेडियस से दूर जाना है, यानी कि बाहर जाना है, यानी कि आउटसाइड द स्पेयर जाना है, ठीक है। ये तो अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी। दूसरी बात, ये चीज़ तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि चार्ज की वजह से, मान लो अंदर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को आएगी, और स्पेयर में जो एरिया वेक्टर होता है वो भी कहाँ को होता है, बाहर को। तो हमें साफ दिख रहा है कि ई और डी एस के बीच में जो एंगल होगा, ये हमने छोटा सा एरिया लिया है, ये वाला, देखो पीछे बता भी रखा है कि ये डी एस है करके, ये एरिया ले रखा है, जिसको कि क्या क्या रखा है, डी एस, और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, ई के साथ। पक्का? अब फाई बराबर क्या होता है, देखो फाई बराबर 2 मिनट में बनाएंगे, देखो इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पर एंगल दिख रहा है आपको बिटवीन। बच्चे तो एक डेरिवेशन सीखते हैं, उसके बाद उनको दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो फाई बराबर कितना हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। एक काम कर देते हैं, ई को बाहर ही ले लेते हैं सीधा, ये अंदर खाली एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा, हमको तो स्टेप कम कर दें। तो ई बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन क्या बच गया, डी एस कॉस थीटा की जगह में कितना लिख दो, 0। अब हमको पता है कि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा बताओ, फाई बराबर हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रेशन कितना बचेगा, खाली डी एस। और डी एस का इंटीग्रेशन कितना होता होगा, डी एस बोले तो बहुत छोटा एरिया, ये तो प्रूव करके आए हो गॉस लॉ में सेम।
बस गॉस लॉ के प्रूफ और इसमें क्या अंतर है पता है, वहाँ हमने ई की वैल्यू रख दी थी, यहाँ हमने ई की वैल्यू नहीं रखी, हमें वही निकालनी है, बाकी तो सब सेम ही होगा। तो कितना होगा 4 पाई। अब बच्चे गलत कर देते हैं, बच्चे कैपिटल आर का स्क्वायर लिख देते हैं कई बार, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्मॉल आर का स्क्वायर। अब भैया ऐसा क्यों लिखा आपने, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जो गिवन स्पेयर है वो ये वाला है, मान लो ये नीला वाला है, ठीक है, बट जबकि जहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है, वो कौन सा स्पेयर है, वो ये वाला है, देखो ये रेड वाला, ये यहाँ पे हमको निकालना है, पक्का। और जो हमको इतने को सरफेस दी है जो मैंने कंसिडर की, वो किस में की है, छोटी सरफेस रेड वाले में, डीएस यही तो कंसिडर किया है मैंने, और ई भी कहाँ को है, बाहर को। तो अगर डीएस मैंने ऊपर वाले बाहर वाले में किए जो कि स्मॉल आर दूरी पे है, तो जो उस डीएस का इंटीग्रेशन करूंगा तो एस भी तो बाहर वाले स्पेयर का आएगा, अगर मैंने डीएस बाहर वाले को लिया है तो, और बाहर वाले स्पेयर का रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो इसलिए स्मॉल आर लिखा। तो 5 बराबर कितना हो गया ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का, गलत हो गया इधर पे, कितना हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन नंबर 1। ये तो भाई मेरी अपनी मेहनत थी, बट गॉस क्या कह के गया था, अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस ने क्या बोला था कि भाई जो फाई होता है आंख बंद करके उसको किसके बराबर लिख देना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि भाई जो ये क्यू है, क्योंकि क्यू किसके अंदर आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, वो क्लोज सरफेस जिसके अंदर हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कई बार तो यही आ जाता है कि व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज सच सरफेस इन विच गॉस लॉ कैन बी अप्लाइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस दिस इज, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर वाई, और ऊपर वाले को हम लोग मान देंगे मेहनत वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर एक्स, क्योंकि देखो दोनों किसकी वैल्यू है, दोनों फाई की वैल्यू है, तो इसका मतलब मैं इक्वेशन नंबर एक्स और इक्वेशन नंबर वाई को इक्वेट कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन वाई, तो कितना हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, देखिए स्मॉल आर आएगा, हाँ मैंने आपको रीजन बताया था क्योंकि मैंने बाहर वाले स्पेयर पे डीएस माना था, तो डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस भी कौन सा आएगा, बाहर वाले स्पेयर का आएगा, और बाहर वाला जो स्पेयर उसका रेडियस कितना है स्मॉल आर है, ठीक है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम ई निकालना चाहेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 अपॉन, देखो 4, ये पूरे, मैं इस पूरे को पकड़ के नीचे डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ, देखो 4 नीचे, और थोड़ा इसको सजा देता हूँ, इसका मेकअप कर देता हूँ, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दिया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है ई की वैल्यू, सोचो तो जरा। और यही मैंने गॉस लॉ के प्रूफ में रखा था, यानी कि गॉस लॉ ने ना प्रूफ देने से पहले अपना एप्लीकेशन दे दिया था, प्रूफ बाद में आया था, और उस एप्लीकेशन में जो ये ई की वैल्यू आई, ठीक है, इसी को उसने किस में माना, वहाँ प्रूफ रख दिया। अगर एक टफ क्वेश्चन आ सकता है, देखो मैं अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, ऐसा आ सकता है, हाउ विल यू यूज द गॉस थ्योरम टू एक्सट्रैक्ट या टू डिराइव द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ ई वेक्टर, तो उस टाइम पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर निकालेंगे। आई बात समझ में, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, ठीक है, और बाकी जिसको डेरिवेशन नहीं आया वो एक बार और देख लीजिए, पक्का। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एट द सरफेस। अब सरफेस पे कुछ नहीं करना होता है अपने को, सरफेस पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख देना होता है। अब अपने को पता है कि ई इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन कितना निकला स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। हम जैसे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखेंगे, अब कैपिटल आर क्यों रखेंगे भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान लो ये मेरा स्पेयर है, ठीक है, और इधर पे इसमें कैसा चार्ज है प्लस चार्ज, अब मुझे इसके सरफेस पे ही निकालना है, इससे बाहर नहीं जाना है। अभी तक मैं इस प्लस चार्ज से बाहर निकाल रहा था, बट अब मुझे इसी पे निकालना है, और इसकी दूरी कितनी है सेंटर से, जो उसका रेडियस होगा, यानी कि कितनी दूरी है कैपिटल आर, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है पी पॉइंट पे, तो सेम टू सेम। अब कोई बोले नहीं यार ये तो बहुत ही बेकार हो गया, हम तो एक लाइन का डेरिवेशन कैसे करें, वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, इस सिलेबस में भी नहीं है, बट अगर किसी को करना है तो यहाँ पर मैं उसको एक फंडा बता रहा हूँ। ऊपर वाला डेरिवेशन लाना, ऊपर वाले डेरिवेशन में इस स्टेप में जहाँ पर आपने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है स्मॉल आर, उसके बदले लिख देना आप 4 पाई
कैपिटल आर का स्क्वायर। कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि सोचो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले में जो आप ds लोगे वो किसको लोगे? इसको लोगे, यही वाला तो लोगे ds, यही को बाहर को e लोगे और यही बाहर को क्या लोगे? ds लोगे। सेम टू सेम एंगल 0 डिग्री होगा। और ds का इंटीग्रेशन करोगे तो s भी किसका आएगा? इसी का आएगा। और इसका s आएगा तो इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। कैपिटल आर आ गया ना। और जैसे ही स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर रखोगे तो सेम फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसका दो थोड़ा सा और मेकअप करेंगे तो E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, सॉरी मैंने स्मॉल आर लिख दिया जबकि कैपिटल आर होना चाहिए था। 4 पाई ये कैपिटल आर, इस क्योंकि स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर रख दिया तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर भाई होता क्या है? ये तो एरिया होता है, तो एरिया होता है तो एरिया रख दो इधर पे। तो E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। और अब आप लोग जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। तो E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एग्जाम में ये आता है, कई बार ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, वेयर सिग्मा बराबर क्या होता है? वेयर सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया एंड दिस इज प्रूफ। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे कि भाई ये वाले डेरिवेशन में ऐसी क्या कमी रहेगी थी जो यहाँ नहीं किया, यहाँ भी तो कर सकते थे कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर को ये 4 पाई आर स्क्वायर को ए कहते, क्यू बाई ए को सिग्मा कहते, वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता। इस डेरिवेशन ने आखिर क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा कुछ नहीं था, बिगाड़ा बस इतना था कि वहाँ पर जो वैल्यू थी वो स्मॉल आर थी। और स्मॉल आर कैसे हो सकती है? सोचो कोई बच्चा ऐसा होगा जो यहाँ पर निकालना चाहता है तो उसके लिए स्मॉल आर ये होगा, वो ऐसे करके स्क्वायर बनाएगा। कोई बच्चा यहाँ पर निकालना चाहेगा तो उसके लिए स्मॉल आर में ये होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर बनाएगा। कोई बच्चा सिर्फ यहीं पर निकालना चाहेगा तो उसके लिए स्मॉल आर ये होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बनाएगा। यानी कि स्मॉल आर की ना दूरी फिक्स नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि कोई आदमी कहाँ पर निकालना चाह रहा है। पर जो कैपिटल आर होगा वो तो गिवन स्पेयर का रेडियस है, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमेशा फिक्स होगा। तो इसीलिए हम हमेशा जो सिग्मा रखते हैं ना वो फिक्स्ड एरिया पे रखते हैं जो फिक्स होगा। क्योंकि ये स्पेयर है, ये गिवन स्पेयर है, तो इसका एरिया हमेशा फिक्स होगा क्योंकि इसका रेडियस हमेशा फिक्स है। इसीलिए यहाँ पर हमने सिग्मा रखा, ऊपर नहीं रखा। आ रही बात समझ में? तो आई होप इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनसाइड क्या होता है। देखो अब जो चार्ज है, अगर मैं बाहर देखूं तो ये देखो एक सरफेस है जिसमें कि बाहर से कवर्ड है, यानी कि इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ अगर कोई बच्चा नहीं समझे तो। ये हमें कहाँ निकालना है बताया? हमें अंदर निकालना है। देखो तो जरा, हमको यहाँ निकालना है, यहाँ। ठीक है, अब जो बड़ा वाला रेडियस होता है, यानी कि जो गिवन होता है उसका रेडियस तो हमेशा कैपिटल आर लेते हैं। तो भाई उन्होंने लिया भी है कैपिटल आर, देखो यहाँ पर पक्का उन्होंने यहाँ पर कैपिटल आर ले रखा है, दिस इज। और जहाँ पर जो वो वाला होता है जिसमें कि हमें निकालना होता है उसको हम स्मॉल आर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर उसने स्मॉल आर ले रखा है, कितनी दूरी? इतनी दूरी को स्मॉल आर ले रखा है, पक्का। अब हमें स्मॉल आर यहाँ पर जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू किसके? कैपिटल आर के। आया? तो यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, देखो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। सोचो स्मॉल आर सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना, जबकि कैपिटल आर इतना है ये पूरा बड़ा। तो इस बार कैपिटल आर बड़ा हो गया ना, तो अब कैसे करेंगे? सेम देखो एक ही तरीके से इतने डेरिवेशन बन रहे हैं। इससे इजी क्या लोगे? फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखो तो जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ई डी एस वैक्टर आगे को है, ठीक है, और ई वेक्टर भी हमेशा कहाँ को जाएगा? ऑब्वियस सी बात है आगे को ही जाएगा, पक्का। चाहे जैसे भी जाए, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो, अगर है तो वो आगे को ही तो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज से चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर को जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन
ई एन डी एस इज 0 डिग्री। तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे तो फाइव बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सेम ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है 1। तो फाइव बराबर ई बाहर आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और डी एस का जो इंटीग्रेशन वो होता है वो कितना होता है एस। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू एस। दिस इज इक्वेशन नंबर एक्स। अब आप बोलेंगे कि पहले डेरिवेशन तक तो आप एस बराबर 4 पाई r² रख रहे थे, इस डेरिवेशन में क्यों नहीं रख रहे हो भाई, इसमें एस क्यों रखा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आप आगे देखते जाइए, क्योंकि इससे आप चाहे एस रखो चाहे 4 पाई r रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस ने क्या बोला था, क्या है फाइव बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी क्यू कौन सा वाला होता है, ये इनसाइड वाला होता है, ये बताया था ना वो अमीबा वाले एग्जाम्पल में, सिर्फ वही चार्ज लेते हैं जो कि अंदर होता है। मुझे एक बात बताओ, जो ये पर्पल कलर का आपको स्फीयर दिख रहा है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं, सारा चार्ज तो उसके बाहर है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने येलो कलर से सेट कर रखा है, सारा चार्ज तो भाई बाहर घूम रहा है, तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है उसके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एज पर फिगर चार्ज इनसाइड गिवन स्फीयर इज 0। अब क्यों 0 है, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो तो कहाँ पे है, सरफेस पे है पूरा, क्या अंदर कोई चार्ज है, नहीं। इसीलिए आप जिस भी कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो ये मेटेलिक कमरा है और इसके चारों दीवारों में क्या बह रही है, करंट बह रही है, और आप बीच में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई करंट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता, सारा चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। आया। इसीलिए क्या होता है कि जब आपके घर में कई बार आपने देखा होगा कि अर्थिंग वायर लगाई जाती है, क्योंकि घर में कई बार क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या कोई बिजली जो होता है, ठीक है, बिजली चमकती है तो कई बार बिजली गिर जाती है, आपने देखा होगा। तो बिजली गिरते पे क्या होता है, अर्थिंग वायर के थ्रू वो आपके जो दीवार होता है उसके रास्ते से सीधा ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। आपको कभी करंट नहीं लगता, क्यों, क्योंकि करंट हमेशा कैसे जाता है, यानी कि चार्ज कैसे बहता है, सरफेस टू सरफेस बहता है, यानी कि बिकॉज all charge lies at surface only। यही चीज वहां पर लिखना होता है कि सारा चार्ज तो कहाँ पर है, पीला वाला देखो सारा सरफेस पे है, क्या पर्पल वाले के लिए कोई चार्ज बचा, भाई नहीं बचा। और अगर नहीं बचा तो अंदर भाई कोई चार्ज ही नहीं है, और अगर चार्ज ही नहीं है अंदर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंदर क्यू बराबर आप कितना लिख लो 0 लिख लो। और अगर कोई लॉजिकली समझे, अगर चार्ज ही नहीं है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो 0/ε0। दिस इज इक्वेशन नंबर वाई। अब ऑब्वियस सी बात है, रोज की तरह इक्वेशन एक्स बराबर इक्वेशन वाई, एक्स क्या था ई इंटू एस बराबर 0/ε0। अगर 0 आ गया तो ई बराबर सीधा लिख लो 0। कई बार एमसीक्यू में आता है, इसीलिए मैंने एस की वैल्यू नहीं डाली थी, क्यों, क्योंकि होना तो 0 ही था उसे। तो फाइनली ई inside the sphere is 0, inside positively charged sphere is 0। कई बार आता है कि स्पेयर के बाहर कितना होता है, देखिए अपनी कॉपी में 1/4 क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। आपका सरफेस पे कितना होता है σ/ε0, और स्पेयर के अंदर कितना होता है 0। अब ध्यान से सुनिएगा, अंदर का मतलब क्या है कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको स्कूल में कई बार नहीं पढ़ाया जाता। मान लो मैं यहाँ पर 3 सेगमेंट लेता हूँ, पहला सेगमेंट मेरा ये है, ये इतना। दूसरा जो मेरा सेगमेंट है
वो मेरा भाई ये वाला सेगमेंट है, सिर्फ इतना, ठीक है। और जो मेरा तीसरा वाला सेगमेंट है वो मान लो ये वाला सेगमेंट है इससे बाहर को। तो टोटल मैंने कितने सेगमेंट लिए? 3। पहले वाले में मेरा कहना था, ये देखो ये वाला जो बीच वाला ग्रीन वाला है ना, ये है r बराबर r, यानी कि कौन सा वाला केस? सरफेस वाला केस। तो जब सरफेस वाला केस होता है ना, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वहीं जब स्मॉल r छोटा होता है कैपिटल R से, इसका मतलब ये कौन सा वाला केस है? इनसाइड वाला केस है। और इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। इसलिए उसने यहाँ को ग्राफ बनाया ही नहीं है, उसने ग्राफ ही यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से फिर आगे को, पीछे को उसने ग्राफ ही नहीं बना रखा है, ठीक है। यानी कि इस केस में आपकी जो ई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ई बराबर कितना होता है? 0, इनसाइड वाला। ये कौन सा केस हो गया? सरफेस वाला। अब उसके बाद देखो ये कौन सा वाला केस हो गया? जब आर बड़ा होता है कैपिटल आर से, तो उस केस में क्या होता है भाई? उस केस में आपका ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ई और आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर नीचे है, ई ऊपर है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा वो ऐसे करके जाता है, ठीक है। ये मैथ्स में होता है ऐसा। तो ग्राफ कैसे गया है? ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से घटता है, ठीक है। और कहाँ की ओर को जा रहा होता है? धीरे धीरे 0 की ओर को जा रहा होता है, यानी कि मिनिमम की ओर को जा रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले r लेस देन r में ई बराबर 0, r बराबर r, यानी कि सरफेस में, इसको इनसाइड कहेंगे, इसको सरफेस कहेंगे। ये नई चीज़ सीखी आपने। ई बराबर क्या हो जाता है? मैक्सिमम। और जब r बड़ा होता है कैपिटल R से, जिसको कि क्या बोलते हैं? आउटसाइड, तो जो ई होता है वो टाइम के साथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। और यहाँ पर ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस चैप्टर के ये गॉस थ्योरम जो हम पढ़ रहे थे, इसके लास्ट सेगमेंट में जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनफाइनाइटली प्लेन शीट, ठीक है। अब देखिए शीट का डेरिवेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करना वही है कि मान लो मेरे पास एक शीट है, ठीक है, मुझे इसकी वजह से इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कहाँ पे? किसी पॉइंट पी पर। ये लेट अस सपोज पॉइंट पी है। तो मैंने क्या किया पता है? इस सीट के बीचों बीच एक सिलेंडर ऐसे करके घुसेड़ दिया, एक यहाँ से और एक वहाँ से, पूरा सिलेंडर डाल दिया। तो क्या ये एक ऐसा ही फिगर बन जाएगा? अगर मैं इस फिगर पे ध्यान दूँ, ठीक है, अगर आप इस फिगर को देखो, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो सबसे पहले लेफ्ट कैप में देखो, देखिए मैंने इसको गूगल से कॉपी पेस्ट किया है। तो कई चीज़ें क्या है कि ये फिगर थोड़ा सा हाई लेवल का बना दिया, फालतू चीज़ें ज़्यादा लिखी है। हमको उस वैसा कुछ नहीं करना है। देखो हमको सिंपल है, जो मैं लिख रहा हूँ आप वो बनाएंगे फिगर में, ठीक है। फिगर तो सेम बनाएंगे, लिखने वाला मेरा लिखेंगे आप। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को जाएगी? ऐसे बाहर को। और इसका ds वेक्टर भी कहाँ को होगा? बाहर को। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बाहर को, और ये n कैप के बदले लिख देना आप वहाँ पर ds वेक्टर, ये भी कहाँ को होगा? बाहर को। ऐसे इस वाले में देखो तो ई वेक्टर कहाँ को जाएगी? बाहर को, क्योंकि सरफेस से बाहर को। और जो n कैप यानी कि ds वेक्टर है, ये भी कहाँ को जाएगा? बाहर को, ठीक है। हो सकता है कि मेरी वॉइस आपको थोड़ा सा कम आ रही हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसी दिक्कत है गले में, बट हाँ एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा वॉल्यूम को अप कर लीजिएगा। और बाकी ये भी है कि हम रात में 2, 2:30, 3 बजे के आसपास वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अभी का ही टाइम देखूँ, अभी जो अपना टाइम हुआ है वो 12:30 हो रखा है। तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि अगल बगल जब सब सो जाते हैं तो हम ज़्यादा ज़ोर से कितना ही चिल्लाएं, वो खुद को अजीब लगने लग जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा लो टोन में आप यहाँ पर बात भी कर रहा हूँ, ठीक हो गया। चलिए अब अगर मैं सरफेस की बात करूँ, तो सरफेस में क्या है कि ds वेक्टर कहाँ को हो रहा है? ऐसे ऊपर को, ठीक है, मैंने बताया था। और ई कहाँ को है? देखो ई कहाँ को है इसमें? या तो इस साइड को या तो इस साइड को, कहीं को भी लो। बट चाहे आप कहीं को भी लो, तो चाहे ई को या यहाँ को लो या यहाँ को लो, ds तो ऊपर ही है। तो एक ऊपर है, एक को चाहे आप कैसे भी ले लो, चाहे यहाँ को चाहे यहाँ को, तो एंगल तो 90 बन रहा है। तो देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, आपका जो ई वेक्टर है वो कहाँ को ले रखा है उन्होंने? यहाँ को।
और जो डी एस वेक्टर है वो कहाँ को ले रखा है, ऊपर को। तो एंगल कितना बन रहा है, 90। पक्का। अब देखो हम बात करेंगे सबसे पहले एट कैप्स। कैप में क्या कहेंगे बताओ, फाई वन कह दो बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। बट ये अभी सही नहीं हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे बताए, इंटू टू। अब आप बोलेंगे भैया टू क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो कैप है, ठीक है। अब आप बोलेंगे पहले वाले में क्यों नहीं किया था फिर टू से मल्टीप्लाई, जो पहला डेरिवेशन था उसमें भी कर लो टू से मल्टीप्लाई, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। कहाँ गया हमारा पहला डेरिवेशन, ये। इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप टू से मल्टीप्लाई कर लो। बट उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो जीरो आई थी। तो अगर आप टू से मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो ये वैल्यू ऑलरेडी फिर भी क्या रहेगी, जीरो। बट यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ कुछ अलग होने वाला है। देखो यहाँ क्या होने वाला है, फाई वन इक्वल टू, ठीक है, पहले लिख ही देता हूँ। यहाँ पर एंगल कितना है ई और डी एस के बीच में, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज कितना है, जीरो। पक्का। ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में जो अपना एंगल है वो कितना है, ओ सॉरी, हाँ कितना है, जीरो। तो फाई वन बराबर कितना हो जाएगा, फाई वन बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो फाई वन बराबर कितना हो गया, टू, ठीक है। यहाँ पर ई बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन कितना बचेगा, डी एस, और डी एस का इंटीग्रेशन कितना ले लो, एस। अब यहाँ पर भी ना एस के बदले टू पाई आर एस लिख सकते हो, बट मत लिखो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सीधे ही बन जाता है, यहाँ एस का कोई ज़्यादा रोल रहता नहीं है, क्योंकि एस फिक्स होता है। टू ई एस, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना छोटा डेरिवेशन तो आपने कभी नहीं देखा होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस। अब भाई गॉस ने क्या बोला था, यहाँ पर कोटेशन लिख लीजिएगा, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, एट कैप द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0 डिग्री, वेयर एज इन सरफेस द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 90 डिग्री। ये पूरा लिख लेना है आपको सेम टू सेम, बाकी जो मैंने बोला एज इट इज उतार दीजिए इसको। बट अब हमें ये तो इक्वेशन वन आई, ये ड्यू टू कैसे आई, कैप। अब हम निकालेंगे ड्यू टू सरफेस। अब भाई ये कैसे निकलेगा, ये भी सेम निकलेगा जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे। कैसे, देखो ये कैसे निकलेगा, बार बार गलत किया है, देखो फाई टू बोल दो इसको, तो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो तो सरफेस में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई टू बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90, और अपने को पता होना चाहिए कि कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो फाई टू बराबर कितना आ गया, जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या निकालेंगे, आप जानते हैं, अब हम निकालेंगे नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स ड्यू टू होल सरफेस, पूरे सरफेस की वजह से, सेम पहले वाले डेरिवेशन की वजह से सेम है, बस एंगल अलग हो गए। वहाँ कैप में 90 बन रहा था और सरफेस पे 0 बन रहा था, यहाँ सरफेस पे 90 बन रहा है और कैप पे 0 बन रहा है, जस्ट उल्टा। फाई बराबर कितना है, फाई वन प्लस फाई टू। तो फाई बराबर 0 प्लस, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू 0 है, चलो उल्टा ही लिख लो जैसा है। फाई वन की वैल्यू कितनी आई है, 2 ES प्लस 0।
तो 5 बराबर हो गया आपका 2ES आया। दिस इज इक्वेशन नंबर x। बट हम तो अकॉर्डिंग टू गॉस पे निकालेंगे। गॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ? 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर y। तो हम फाइनली इक्वेशन x को इक्वेशन y के इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर y। तो कितना हो जाएगा बताओ? 2ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E बराबर कितना हो गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S। और Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S को क्या बोलते हैं? इतने को बोलते हैं सिग्मा। पढ़ाया है ना? Q चार्ज पर यूनिट, S बोले तो एरिया। तो यहाँ पर लिख लीजिए Q अपॉन S तो सिग्मा। तो फाइनली E बराबर कितना आ गया अपना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज माई फाइनल एक्सप्रेशन। यही निकालना चाह रहे होते हैं हम इसमें। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। जल्दी से उतार लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको शो कर दिया, सेम टू सेम लिख भी दीजिएगा यहाँ पर। एयर सिग्मा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको ऐसे करके लिख लेनी है। एंड दिस इज माई फाइनल डेरिवेशन इसका। अब जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर आता है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, आप चाहें तो इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, बट इसका वेटेज आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीट। और असल में डेरिवेशन नहीं है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। आप 5 मिनट अगर इसको देखेंगे तो आप मेरे साथ में कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 सीट। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करता हूँ और इसको हम काफ़ी अट्रैक्टिव ढंग से और बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन 2 सीटों को एक बार आप गौर से देखिए तो इस सीट में, इस वाले सीट में इसको सीट नंबर 1 बोलिए और इसको सीट नंबर 2 बोलिए। ठीक है, एक बार इसमें दिख रहा है ना? इसको थोड़ा सा इतना कर देते हैं। एक अच्छा सा पेन ढूंढ लें इसमें। ये भी नहीं है, कोई अच्छा पेन नहीं मिला इसमें। छोड़ो, इसी से करते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ पर अपने को एक सरफेस दे रखा है। ठीक है, ये वाला सरफेस भी पॉजिटिव है, ये वाला सरफेस भी पॉजिटिव है। पहली बात तो ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से बाहर निकलता है। अब यहाँ नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है। तो पहले वाले में देखो तो इसको कहते हैं रीजन नंबर 1। ठीक है, इसको कहते हैं रीजन नंबर 1, इसको कहते हैं रीजन नंबर 2 मान लो, और इसको मैं कह रहा हूँ रीजन नंबर 3। बुक में अलग अलग भी हो सकता है, ये बात याद रखना। सबसे पहले रीजन नंबर 1 में देखो, मैंने बोला था प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाता है। तो इस वाले जो आपका सीट है इससे क्या होगा, देखो मान लो ये वाला जो सीट है इससे प्लस चार्ज क्या होगा, बाहर को जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात, इस वाले पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका नाम है सिग्मा 1, और इस प्लेट पे सॉरी सीट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। तो इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को गई, बाहर को, पहले वाले की। दूसरी वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को गई, बाहर को, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर हमको ई निकालना होगा तो हम क्या लिख देंगे, E1 प्लस E2। और ये भी लिख लीजिए यहाँ पे E1 कितना है, E1 बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पहले वाले में सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E2 बराबर सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कई बार एग्जाम में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 करके भी आता है। तो क्या फार्मूला बन जाएगा फिर ई का, यहाँ पर ई का फार्मूला बन जाएगा E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मेन फॉर्मूला। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि जब सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो, केस भी करा देता हूँ इधर पे, इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, अगर सिग्मा इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा कर लो, लेट कर लो इसको कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, और किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। तो क्या बन जाएगा, ई बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा 1 के बदले भी सिग्मा लिखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 2 के बदले भी क्या लिखोगे, सिग्मा। तो कितना हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है इसको करने में, और किताब से तो ये पढ़ना अपने आप में ही बहुत बड़ी एक जंग है। तो सिग्मा अपॉन सिग्मा, टू सिग्मा, सॉरी सिग्मा प्लस सिग्मा, क्योंकि जब बेस डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर सीधा जोड़ देते हैं। तो रीजन 1 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, कब, जब दोनों बराबर होंगे। एग्जाम में ना दोनों बराबर ही आता है, तो आप बोलेंगे कि बराबर ही सिखा देते हैं, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की नौटंकी क्यों की हमने, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, व्हेन द सरफेस चार्ज डेंसिटी इन अ प्लेट इज डबल देन द अदर प्लेट। तो एक में अगर आपको सिग्मा 1 लोगे, सॉरी सिग्मा लोगे, तो दूसरे में आपको 2 सिग्मा लेना पड़ेगा। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमको तो खाली सिग्मा पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने दोनों केस में बता दिए। पहला तब जब आपका क्या है, अलग अलग है, दूसरा तब जब दोनों सेम। अब पी पॉइंट पे देखो, तो पी पॉइंट पे देखेंगे तो प्लेट 1 की वजह से कहाँ को जाएगा, सोचो प्लेट 1 की वजह से यहाँ पर ये जो प्लेट 1 है इसकी वजह से किसको मिलेगा, यहाँ को जाएगा, और प्लेट 2 की वजह से कहाँ को जाएगा, यहाँ को जाएगा। तो देखो ध्यान से, प्लेट 1 की वजह से E1 कहाँ को जा रहा है, यहाँ की ओर को जा रहा है, और प्लेट 2 की वजह से जो आपका E2 है वो कहाँ को जा रहा है, वो भाई यहाँ को जा रहा है। देखो दोनों का अगर डायरेक्शन देखते हो पक्का, तो इसका मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, तो इन दोनों का माइनस हो जाएगा। अब माइनस होगा तो भाई किससे किसको माइनस करें, किसी से भी किसी को माइनस कर लो, मतलब बड़ा माइनस छोटा, आप कुछ भी लिख लो, आप लिख लो E1 माइनस E2, आप चाहें तो E2 माइनस E1 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो अब मान लो, यानी कि सिग्मा 1 बराबर क्या है, सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, इसका मतलब कितना हो जाएगा फिर, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, में से क्या घटा दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर आंसर आ जाता है 0। ये आता है एग्जाम में कई बार कि बताओ बीच में कितना होता है जब दोनों में बराबर हो। अब आप कहेंगे बराबर नहीं हो तो तब 0 कैसे आएगा, एक में बड़ा होगा एक में छोटा होगा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। हम बात कर रहे हैं जब दोनों में बराबर हुई, केस है इसका, जब सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो और दोनों किसके बराबर हो, सिग्मा के बराबर हो, तो चाहे इस E1 में से E2 घटाओ या E2 में से E1 घटाओ, एक ही तो बात हुई। तो दोनों सेम है तो E बराबर कितना आ गया, 0। अब तीसरे में क्या होगा, तीसरे में भी सेम होगा जैसा पहले में हुआ था। पहले में फर्स्ट की वजह से भी यहाँ को था, सेकंड की वजह से भी यहाँ को था, तो दूसरे में भी क्या होगा, फर्स्ट की वजह से भी यहाँ को होगा और सेकंड की वजह से भी यहाँ को होगा, यानी कि E बराबर E1 प्लस E2। और अगर दोनों के सिग्मा बराबर हो गए तो आप लिख सकते हो कि E बराबर कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर बराबर नहीं हुए तो उस केस में आप कितना लिखोगे, अगर बराबर नहीं हुए तो सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एक नया तरीके का डेरिवेशन वो दे दिया मैंने एक्सप्रेशन, एक मैंने यहाँ लिखा था एक मैंने, है दोनों एक ही चीज़, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। क्या पता बोर्ड में इस तरीके से आ जाए, ये दिमाग एकदम खुला रखना होता है आपको वहाँ पर। ये हमने पहला चीज़ पढ़ा, जब ऐसे दो प्लेट जिसमें दोनों में कैसा हो, प्लस चार्ज। अब दूसरा केस आता है और बच्चे एक ही पढ़ के जाते हैं वहाँ पर, और वो फिर जो पढ़ा होता है वही लिख देते हैं। अब एग्जाम में देख के आना कि तुम्हारे केस में दोनों प्लस चार्ज है कि एक प्लस एक माइनस है। आप बोलोगे दोनों माइनस हुए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस में उसके वहाँ को आएगा, तो आएगा कहाँ से आगे, तो माइनस नहीं लेते हो कभी भी दोनों, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, ध्यान से देखो, इस वाले की अगर हम बात करें जिसमें एक प्लस होता है और क्या होता है, एक माइनस होता है। अब देखो
फर्स्ट वाले की वजह से ई कहाँ को जाएगा, सही जा रहा है भाई, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ई कहाँ को जा रहा है, यहाँ को जा रहा है, ये सही है, ठीक है ई। और ई टू कहाँ को जा रहा है भाई, ई टू कहाँ को जा रहा, क्योंकि जो सेकंड वाला है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला अपने ओर को बुलाएगा, तो ई टू भाई यहाँ को जा रहा है, देखो ई टू यहाँ को जा रहा है, तो ई वन जा रहा है यहाँ को, ई टू जा रहा है यहाँ को। यहाँ को क्यों जा रहा है ई वन, क्योंकि प्लस वाला क्या कर रहा है, अपने यहाँ से दूर भेज रहा है, जबकि माइनस वाला जो प्लेट टू है वो अपने वहाँ को बुला रहा है, तो एक यहाँ को एक यहाँ को। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, सॉरी ई बराबर बड़े वाले में से क्या घटा देंगे, क्योंकि एक यहाँ को एक यहाँ को है, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। अब कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। लेट सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू बराबर सिग्मा, तो ई वन बराबर भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई टू बराबर भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ई बराबर कितना हो गया, 0। दिस इज माई रीजन नंबर फर्स्ट, दिस इज रीजन नंबर 2 एंड दिस इज रीजन नंबर 3। तो क्या जैसा फर्स्ट में वैसा ही थर्ड में भी है कि देखो थर्ड वाले में क्या है, जो 2 है वो नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला क्या कर रहा है, अपने आप को बुला रहा है, जबकि 1 वाला पॉजिटिव है वो बाहर को भेज रहा है, देखो इधर को धक्का मार रहा है, तो ई वन कहाँ को है, यहाँ को, जबकि ई टू कहाँ को है, इधर को। तो नेट क्या होगा, अगेन ई वन माइनस ई टू। कोई इसको अगर उस भाषा में देखना चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकता है कि ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या लिख देगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, या सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन, यानी कि जो बड़े में से छोटा घटाना, ठीक है। बाकी कुछ न्यूमेरिकल तो तुमको करना ही पड़ेगा, तो कभी कुछ नहीं होता, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस अपने लेक्चर के बाद आप सीधे कोई रिफ्रेशर आपके पास है तो उसको खोलो, अगर नहीं है तो यूट्यूब सॉरी गूगल एक करके देखिए एक क्वेश्चन, आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा वैसे ही आप पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे। अब रीजन नंबर 2 में देखो, प्लस वाला क्या कर रहा, माइनस वाले की ओर भेज रहा, यानी कि अपने से दूर भेज रहा, और माइनस वाला क्या कर रहा, अपनी ओर ही बुला रहा है। तो बात तो एक ही भी, प्लस वाला भी माइनस की ओर भेज रहा है और माइनस वाला भी अपने ओर को बुला के अपनी ओर को भेज रहा है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन एक हुई। तो ई बराबर क्या लिख दो, ई वन प्लस ई टू। तो ई बराबर ई वन की वैल्यू कितनी होगी, मैंने अभी बता रखा था आपको, ई वन बराबर सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई टू बराबर है मेरा सिग्मा टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा, ठीक है। अब एक काम करो, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो और यहाँ पर लिख दो सिग्मा वन प्लस सिग्मा। ये अब दोनों में अंतर पता लगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको ये गॉस लॉ वाला टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। और गॉस लॉ का जितना भी हमने डेरिवेशन किया, एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशंस हैं इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। हमने गॉस लॉ का प्रूफ देखा, उसके एप्लीकेशंस देखे, उसके ग्राफ देखे, और साथ ही साथ में उसका एक एप्लीकेशन इस तरीके से देखा कि जब हम दो सीट को कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो आपके हर एक रीजन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये भी हमने इस लेक्चर में देखा, ठीक है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अगले स्लाइड में। तो चलिए मिलते हैं अगली स्लाइड में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक हो गया, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम कोई अगला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इस बार हमने गॉस लॉ को उठाया, अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि कोई टॉपिक हम मैग्नेटिज्म का उठा के लाएं, ठीक है। बाकी हर तो चलिए यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो मैग्नेटिज्म की किसी एक सेपरेट टॉपिक पे लेके आऊँ, जिसमें कि हम कुछ 4 से 5 डेरिवेशन सिर्फ एक टॉपिक में यहाँ पर एक वीडियो में कवर करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जिसमें कि मैंने क्लास 12 फिजिक्स का
हर एक चैप्टर वन शॉट में पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक दिया है। बाकी बहुत सारे लिंक्स देख रखे हैं, आप वन बाय वन उनको चेकआउट कीजिए। हमारे चैनल के अंदर जाके वीडियो सेक्शन, प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जाइए और चेकआउट कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हर एक टॉपिक मिल जाएगा। और जल्दी हम इनिशिएट करने वाले हैं नीट के लिए अपना कोर्स, जिसमें कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।